गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 12th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर ऑलरेडी मैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और वहाँ कराते वक्त मैंने आपको बताया था कि मैं इनकी डेरिवेशंस कराऊंगा। तो आज की क्लास में हम इनकी डेरिवेशन और इनके टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि बेस थ्योरम में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उनका क्या क्या टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। उससे पहले कुछ कीवर्ड्स हमें पता होने चाहिए जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहली चीज़ सैम्पल स्पेस। ठीक है बच्चों, हम समझते हैं कि सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस समझते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। सैम्पल स्पेस क्या होता है प्यारे बच्चों, जब आप कोई काम करते हो, जैसे कि आपने एक डाइस फेंकी, और जब डाइस फेंकी उसके कोई ना कोई आउटकम रहेंगे। उन सभी आउटकम का अगर मैं एक सिंगल सेट बना दूं, उन सभी आउटकम का अगर मैं एक सिंगल सेट बना दूं, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। जैसे जब हम डाइस फेंकते हैं बच्चों, क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इन सभी आउटकम का जो एक सेट है, वो सेट हमारा क्या कहलाता है, सैम्पल स्पेस कहलाता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है टेक्निकली, मान लो एक इवेंट या इवेंट को और समझ लेते हैं। ये जो इवेंट होता है ना, वो सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। इवेंट क्या होता है, सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। जैसे कि मान लो आपने एक ए इवेंट ले लिया, ओड नंबर, तो ये जो सैम्पल स्पेस आया है इसमें से ओड नंबर कौन कौन से, 1 3 5। इसी तरीके से आपने बी को इवेंट ले लिया प्यारे बच्चों, इवन नंबर 2 4 6। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। इसी तरीके से आप कोई भी इवेंट ले सकते हो। जो भी इवेंट लोगे वो इस सैम्पल स्पेस का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, चले आगे। उसके बाद आता है बच्चों एक वर्ड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है बच्चों, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। कोई भी दो इवेंट या दो से ज़्यादा इवेंट, कोई भी इवेंट, कोई भी दो इवेंट या दो से ज़्यादा इवेंट, अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, या फिर ऐसे इवेंट प्यारे बच्चों जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ऐसे इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या आता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं प्यारे बच्चों जिनका यूनियन सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाए। ऐसे इवेंट जिनका यूनियन सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाए। दोनों ही केसेस में अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहो तो ऊपर मैंने दे रखा है ए और बी इवेंट। ए और बी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है। तो फाई, इसका मतलब ए और बी कौन से इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसी तरीके से अगर आप इनका यूनियन करो तो बच्चों क्या करो, यूनियन। तो यूनियन देखो ध्यान से, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए के भी एलिमेंट लिखने, बी के भी, 1 2 3 4 5 6। तो ये ध्यान से देखोगे तो किसके बराबर आ रहा है, सैम्पल स्पेस के, जिससे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को, क्लियर हो गया। सैम्पल स्पेस इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। उसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिटेल में तो मैं बताऊंगा नहीं बच्चों। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको याद होगी क्या, पी ए बाय बी से डिनोट करते थे। इसका मतलब क्या था, ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। बी जब पहले ही हो चुका है तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ए। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता था बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। डिटेल में जाना चाहते हो तो इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर आपने पढ़ा था बच्चों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो क्या पढ़ा था इसके अंदर, किसी भी दो इवेंट की साइमल्टेनियसली अकरेंस, ठीक है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों की साइमल्टेनियसली अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, पी ए बाय बी
इंटू में पी बी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिनका हमें यूज करना है। तो सबसे पहला टॉपिक मैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। ये आप पहले नहीं पढ़ चुके, लेकिन ये आप पढ़ना है आपको। ठीक है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये बड़ा सिंपल सी बात है बच्चों, लेकिन जब हम इसे टेक्निकली पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या है बच्चों? मान लो ये हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है और इसके हमें टुकड़े करने हैं। ठीक है, मैंने इससे कर दिया, ये किस्सा ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, ये कर दिया, ये हिस्सा कर दिया, इस तरीके से अलग अलग हिस्से कर दिए और इनको मैंने नाम दे दिया E1, E2, E3, E4, E5, E6। ठीक है, टेक्निकली ये जो E1 से लेके E6 है वो इस सैंपल स्पेस का पार्टीशन होंगे। कब? जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। जब ये तीन कंडीशन क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। फिर से सुन लो बच्चों, ये जो 6 इवेंट मैंने यहाँ बनाए हैं या ये जो 6 हिस्से मैंने किए हैं, इन्हें हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस तब कहेंगे जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन नंबर 1, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होने चाहिए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होने चाहिए। तीसरी चीज़ बहुत बड़ी कॉमन सेंस है प्यारे बच्चों, कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी या 1 से छोटी होनी चाहिए। इन सभी इवेंट की अलग अलग अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है, इनकी PE1 जो है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी साइमल्टेनियसली। इसी तरीके से PE2, PE3, PE4, E5, PE6 क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी, 1 से। और अगर आप एक सिंपल से लॉजिक में समझना चाहो तो मान लो बच्चों कोई घर का बड़ा है, वो घर का बंटवारा कर रहा है, उनके जितने भी औलाद हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो किसी भी घर का जो बंटवारा कर रहा है वो पार्टीशन ही होता है। वही चीज़ यहाँ पे है। तो जब उनकी पार्टीशन होती है तो उनके बीच में कोई कॉमन हिस्सा नहीं होता, उनको एक अलग अलग हिस्सा अलॉट कर दिया जाता है। भाई ये हिस्सा तेरे पास, ये हिस्सा तेरे पास, ये हिस्सा तेरे पास, ये हिस्सा तेरे पास। समझ पा रहे बच्चे बात को? तो उसी तरीके से इसके हिस्से कर रखे, अलग अलग हिस्से। इन हिस्सों की खासियत क्या होनी चाहिए? एक तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखो किसी भी हिस्से के बीच में कोई कॉमन है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर इन सब हिस्सों को मिला दिया जाए तो वापस सैंपल स्पेस बनना चाहिए। तो देखो क्या बन रहा है? बन रहा है। ठीक है, और इनकी प्रोबेबिलिटी वो तो कॉमन सेंस है बच्चों। प्रोबेबिलिटी अगर है किसी भी चीज़ की, वो 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी? छोटी। तो ये जो इवेंट है इन्हें हम क्या कहेंगे? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो एक सिंपल सा पॉइंट था जिसको हमें टेक्निकली समझना था। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? चले आगे। अब आ जाओ बच्चों थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का डेरिवेशन करने वाले हैं। जिन भी बच्चों को ये डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड लगे या कुछ भी मुश्किल लगे, बच्चों डेरिवेशन करना कंपलसरी नहीं है। इसीलिए मैंने पहले दोनों वीडियो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के अपलोड कर दिए हैं, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन से आपको समझाया है। और ये चीज़ें आप समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी समझ पाओ तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो लेट अस कंसीडर ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो बेटा एक पार्टीशन कंसिडर कर लेते हैं सैंपल स्पेस का। याद होगा अभी थोड़ी देर पहले बताया है, कुछ उसी तरीके से हम एक पार्टीशन ले लेते हैं। हम इस सैंपल स्पेस के कुछ हिस्से कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। पहले पार्टीशन को हमने E1 नाम दे दिया, इसको हमने E2 नाम दे दिया, इसको हमने E3 नाम दे दिया, इसको E4 और अप टू इस लास्ट वाले को हमने क्या नाम दे दिया? EN नाम दे दिया। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहने का मतलब क्या बच्चों? याद रखना कि इन सभी का इंटरसेक्शन मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बच्चों। चलो यही लिख देंगे, इन सब का इंटरसेक्शन फाई होगा। देखो इन फिगर के अंदर देखो, क्या इन सभी पोर्शन के अंदर आपको कुछ भी कॉमन हिस्सा दिख रहा है? नहीं। अगर मैं शेड भी करके दिखाऊंगा आपको तो ये E1 का हिस्सा देखो, ये E1 की बाउंड्री है ये। ठीक है, इसी तरीके से ये E2 की बाउंड्री है ये। समझ पा रहे बच्चे बात को? फिर ये E3 की बाउंड्री है ये। तो क्या इनमें आपको कुछ भी कॉमन नज़र आ रहा है? नहीं। तो यानी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो है ही, जो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की। ठीक है, फिर एक एग्जॉस्टिव, इन सबको जोड़ के देखो वापस क्या बन रहा है? बन रहा है ना वापस सैंपल स्पेस, कंप्लीट सैंपल स्पेस बन गया। तो हमने ये कंसीडर कर लिया बच्चों E1, E2, E3 ये इवेंट है हमारे अप टू EN, ये पार्टीशन है सैंपल स्पेस का। तो तीनों कंडीशन लागू हो जाती है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, और इनकी इंडिविजुअल अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी और 1 से क्या है?
छोटी है। अब हमें क्या करना है बच्चों, वो चीज़ ध्यान से देखो। मैंने एक ए इवेंट मान लिया बच्चों, क्या मान लिया, एक ए इवेंट मान लिया दैट इज ऑलरेडी अकर्ड। एक ए इवेंट मान लिया दैट इज ऑलरेडी अकर्ड, ए इवेंट मान लिया जो पहले ही हो चुका है। तो याद करो जब हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ एक क्वेश्चन का एग्जांपल भी लेके चलूँगा। तो वहाँ पे हम 3 बैग कंसीडर करके चल रहे थे। तो ऐसे 3 बैग ना लेके प्यारे बच्चों, ऐसे हम इनफाइनाइट n बैग ले लेते हैं। पहले वाला E1 बैग होगा, ये E2 बैग होगा, ये E3 होगा, और ये कौन सा बैग होगा, En बैग होगा। याद है कि नहीं है? इन बैग के अंदर कुछ बॉल्स थी, आपको याद होगा, जैसे कि 3 रेड बॉल या ब्लैक बॉल, इसके अंदर भी कुछ बॉल थी, याद है क्वेश्चंस के अंदर। तो वहाँ 3 बैग थे, अब मैंने यहाँ पे कितने बैग मान लिए, En बैग मान लिए, कोई प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या होता था, याद करो कि आपने एक बॉल निकाली, वो रेड कलर की है, बताओ वो कौन से बैग से निकाली गई थी। याद है ना, कौन से बैग से, यानी कि एक बॉल, यानी कि आप एक काम ऑलरेडी कर चुके हो। तो वो जो काम कर चुके हो, तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपने एक रेड बॉल निकाली थी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, वो ऑलरेडी हो चुका था। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने ए इवेंट मान लिया जो ऑलरेडी हो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है कि वो जो बॉल निकली है वो पहले बैग से निकली है, दूसरे बैग से निकली है, तीसरे की। इसी तरीके से यहाँ पे हम E1 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, E2 की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, E3 की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, ठीक है। अच्छा, स्पीकर के अंदर ये वाला हिस्सा देखोगे आप, ये वाला हिस्सा ये कॉमन है, किसके अंदर कॉमन है, E1 और ए के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ब्लू वाले मार्कर से कर दूं मैं ये, ठीक है, ये किस में कॉमन है, E2 इंटरसेक्शन ए, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो रेड कलर से फिर से मैंने दिखा दिया, ये किसका है, E3 इंटरसेक्शन ए। समझ पा रहे हो, इसी तरीके से पोर्शन चल रहे हैं। मुझे क्या निकालना है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। अगर आपको स्पीकर से समझ में नहीं आया, यहाँ समझो। तो बच्चों जो हम रेड बॉल निकाल रहे थे वो पहले बैग से भी निकल सकती थी, दूसरे बैग से भी, तीसरे से भी, En बैग से भी। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है कि वो जो रेड बॉल है वो इन सभी बैग से निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक है। तो रेड बॉल तो पहले बैग से भी आ सकते, दूसरे से भी आ सकते, तीसरे से भी आ सकते, इससे भी। तो उसकी रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसीलिए इसको क्या गया है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका प्रूव क्या है वो ध्यान से देखो बच्चों। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान से समझना, जो टेक्निकली चीज़ें मैं पहले करवा चुका हूँ। क्या, जैसे कि मुझे एक बात बताओ, ऊपर मैंने जो सैम्पल स्पेस बनाया है और उसके अंदर मैंने ये ए इवेंट लिया है। ये ए इवेंट क्वेश्चन के केस में आप रेड बॉल को मान सकते हो, किसको मान सकते हो, रेड। तो इस सैम्पल स्पेस और इस ए में कॉमन हिस्सा कौन सा आएगा, ए का ही आएगा। तो क्या मैं ये लेके चल सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर मुझे बताओ जरा, मैं ए को ये लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, ए का इंटरसेक्शन एस। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन मतलब ए और एस में जो कॉमन हिस्सा आएगा वो ए का ही आएगा, जाहिर सी बात है। दूसरी बात, हमने यहाँ ये कंसिडर किया पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो एस है वो किसके बराबर आएगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 अप टू En, यही होगा। एंड साथ में जो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 अप टू इंटरसेक्शन En, ये भी फाई होगा बच्चों, ठीक है। कोई प्रॉब्लम क्यों होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों इवेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एस है, क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, क्या इस एस की वैल्यू, इस एस की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ उठा के लिख सकता हूँ क्या। तो क्या आएगी बच्चों, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू En। समझ पा रहे बच्चों बात को, क्या E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू En, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लो याद है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो यानी कि इसको इसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दो तरीके से आप कह सकते हो बच्चों, क्या, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लो याद नहीं है, वो अप्लाई करना नहीं आता, तो आप इसे मल्टीप्लाई और इसे प्लस का साइन मान लो। तो क्या आप इसे ये लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन E2 अप टू ए इंटरसेक्शन E1। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत परेशानी। अब प्रोबेबिलिटी ले ले इसकी दोनों तरफ, तो यहाँ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन E1, ठीक है बच्चों, यूनियन की जगह प्लस आ जाएगा, क्यों आएगा मैं अभी बता देता हूँ।
तो दोनों तरफ हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, इंटरसेक्शन E2 अप टू PA इंटरसेक्शन EN। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब ये प्लस क्यों आ गया बच्चों? अगर हमारा जो PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है, PA, ठीक है, प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब आपको पता है ये जो E1, ये सारे के सारे हैं, ये इंटरसेक्शन E1 का है, ये रहा A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2। क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है? क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है? किसके बीच में? A इंटरसेक्शन E1 और A इंटरसेक्शन E2 नहीं है। तो इसका मतलब अगर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो बीच में जहाँ यूनियन का साइन था वहाँ किसका साइन आ गया प्यारे बच्चों? प्लस का साइन। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद बेटा हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो वहाँ पे हमने सीखा इनके साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? क्या होगी इनके साइमल्टेनियस अकरेंस? P1 इंटू में PA बाई 1। अभी अभी समझाया था थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये क्या आ जाएगा? PE2 इंटू में PA बाई 2। समझ गए? इसी तरीके से PEN इंटू में PA बाई EN। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, इसी को हम कहते हैं थ्योरम क्या कहते हैं? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो डेरिवेशन आई हमारे सामने, ये क्या हमारी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और इसको बेटा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समीशन, ठीक है, I1 से लेके IN तक, ठीक है। PA को हम क्या भी लिख सकते हैं बच्चों? समीशन PEI इंटू में PA बाय EI, यानी कि I की वैल्यू पुट करते चले जाओ। I1 रखोगे, फिर I1 रखोगे, तो फिर I2, फिर 3, फिर 4, आपको यही स्टेटमेंट, यानी कि ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? बच्चों अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है, इस डेरिवेशन तो हमें करनी नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता दूं, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने जो रेड बॉल निकाली वो पहले बैग से भी निकल सकती थी, दूसरे से भी निकल सकती थी, तीसरे से भी, और EN बैग से भी निकल सकती थी ना। अब हमें से कहा जाए रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इन सभी बैग में से किसी भी बैग में से निकल सकती है, तो उसी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और जिसका ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको हमने अभी क्या किया है? ड्राइव किया है। तो चले आगे बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों बेस थ्योरम। बेस थ्योरम ने क्या कहा था? अगर आपको क्वेश्चन में याद है कि आपने एक रेड बॉल निकाली, वो रेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो थर्ड बैग से निकाली गई हो या वो सेकंड बैग से निकाली गई हो? उल्टा जा रहे थे ना हम, सीक्वेंस क्या होता था? बैग बॉल, लेकिन हमें दिया गया है बॉल बैग, ठीक है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमने मान लिया कि वो जो बॉल है वो ith बैग से निकली है। किससे निकली है? ith बैग से निकली है, ठीक है बच्चों। और मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और A ऑलरेडी अकर हो चुका है, A ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब बच्चों आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, अब मुझे निकालना है कि वो ith इवेंट जो है या ith बैग से वो बॉल निकाली गई है, इफ अगर वो रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है, क्योंकि मैंने ए को क्या कहा था? रेड बॉल। समझ पा रहे हो? तो ith इवेंट का निकालना है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय PA। अब जो ऊपर वाला हिस्सा बच्चों यहाँ पे लगा दो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, तो वो जब आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? PIth इंटू में PA बाय I, और यही मिलेगा नीचे PA। अभी अभी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वहाँ प्रूव करवाया था मैंने, तो प्रूव करवाया था, ये लिखवाया था I इक्वल्स टू 1 से लेके I इक्वल्स टू N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? PEI इंटू में PA बाय EI, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? बेस थ्योरम। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसे ये लिख सकते हो PEI अपॉन में PA बाई EI, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? समीशन रखोगे तो PE1 इंटू में PA बाई 1। समझ पा रहे बच्चों? इसी तरीके से PE2 इंटू में PA बाई 2, ठीक है, अप टू सोन PEN इंटू में PA बाय EN। तो याद करो बेस थ्योरम में मैं क्वेश्चन में क्या करा रहा था? जो फेवरेबल है, यानी कि तीसरा बैग हमें चाहिए, मान लो तीसरा बैग, तो तीसरे बैग ऊपर आ जाएगा और नीचे सबकी मल्टीप्लाई, तो यही तो था बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम को क्वेश्चन करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कॉन्सेप्ट करने थे, डेरिवेशन करनी थी, तो सो मैंने करा दी। समझ पा रहे बच्चों बात को? आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।